थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फर्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू राइट डिसर्टेशन। अब मैं आपके सामने सेकंड वीडियो जो है वो प्रेजेंट करने लगा हूँ, और इस वीडियो का जो मेन कंटेंट होगा वो होगा हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू सेक्शन। लिटरेचर रिव्यू पर मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास मार्जिन होता है इसको स्ट्रक्चर करने का, इसके अंदर कंटेंट लिखने का। सो मैं बेसिक इसके जो है वो पिटफॉल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने इसके अंदर लिखना क्या कुछ है और हमने इसको कैसे जो स्ट्रक्चर करना है। पहली चीज़, हमेशा की तरह आपने जब चैप्टर 2 स्टार्ट करना है आपने उसको एक इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप मेन हेडिंग्स जो हैं अपने डिसर्टेशन के अंदर, आपके लिटरेचर के अंदर जो आपने लिखनी है उसको आप दे रहे होंगे। हमारा, अगर आपको याद हो, हमारा जो डिसर्टेशन का एम था उसमें कस्टमर लॉयल्टी वाज आर डिपेंडेंट वेरिएबल और सोशल मीडिया वाज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो चैप्टर 2 आपने स्टार्ट करना है कस्टमर लॉयल्टी के साथ, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो मुझे एक्चुअली लिख देना चाहिए चैप्टर 2 आपको स्टार्ट करना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ आवर रिसर्च वाज कस्टमर लॉयल्टी। हमने कस्टमर लॉयल्टी के बारे में बात करनी है। हमें वंस अगेन यहाँ पर उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा, उसके डिटेल में हम उस पर बात करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। ऑपरेशनलाइज करने का मतलब ये है कि हमने इस वेरिएबल को मेजर कैसे करना है, इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। ऑपरेशनलाइज करने से भी पहले आपको इसकी जो है वो मेन डायमेंशंस आपको बतानी चाहिए। मेन डायमेंशन, क्योंकि एक जनरल में आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, सो मैं वो उसके रेफरेंस से आपके सामने ये डायमेंशन का वर्ड जो है मैंने आपके सामने जो वो डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक फिनोमेना है लॉयल्टी, ठीक है। अब लॉयल्टी को कई तरीके से मेजर किया जा सकता है। ये इंडिविजुअल लॉयल्टी भी होती है, ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी मेजर की जा सकती है, ये ग्रुप लेवल पे भी मेजर की जा सकती है, ये टीम लेवल पे भी मेजर की जा सकती है, ये कस्टमर लेवल पे भी मेजर की जा सकती है, विच इज़ अ पर्सपेक्टिव। ये कस्टमर्स की जा सकती है, एम्प्लॉयज़ की जा सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी की जा सकती है, ठीक है, एंड सो ऑन। हमारे पास एक और फिनोमेना है जो मेरी अपनी रिसर्च एंड पीएचडी जो रिसर्च है उसका है, वो है एम्बीडेक्सटेरिटी। अब एम्बीडेक्सटेरिटी कई लेवल पे एग्जिस्ट करती है। ये इंडिविजुअल लेवल पे एग्जिस्ट करती है, टीम लेवल पे करती है, ग्रुप लेवल पे करती है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करती है। जब आप अपना बैकग्राउंड, जब आप अपना डिपेंडेंट वेरिएबल आप एक्सप्लेन करने लगे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक एंड डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड काउंट अवेलेबल टू यू, आप इसको ब्रीफली जो है वो इनको डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने रीडर को बता रहे होते हैं कि मुझे पता है कि इस डिपेंडेंट वेरिएबल की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, मैंने लिटरेचर पढ़ते हुए इन सारी डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया है। जब आप ये डायमेंशंस एक्सप्लोर करें तो आपको ज़रा सा टच करने के बाद फिर आपको अपने रीडर को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि इस एक डायमेंशन, इन इतनी ज़्यादा डायमेंशंस में से आपने अपनी डायमेंशन को क्यों जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है जी। सो इसको आप ज़रूर देखें। ऑपरेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। पहले आपने ये सारी बातें जो है वो अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए करनी है। उसके बाद आपने ये सारी बातें जो हैं वो आपने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए करनी है। अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, सो हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही। सो हमने पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दिया। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को की इम्पोर्टेंस बताएं, डिफ़ाइन करें, डायमेंशंस बताएं, और उसको जो है वो आपने ऑपरेशनलाइज कैसे करना है ये आप बताएं। तीसरी चीज़ जो है वो है हमारा रिलेशनल लिटरेचर, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कस्टमर्स लॉयल्टी। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है वो रिसर्च कंट्रीब्यूट करनी है, वो रिसर्च आपने रिव्यू करनी है जहाँ पे ये दो वेरिएबल्स को जो है वो डिस्कस किया जाए। क्योंकि आप रिलेशनल लिटरेचर लिख रहे हैं तो आपने वो रिसर्च एक्सप्लोर करनी है
जिसमें आप ये बताएं कि सोशल मीडिया कैसे कस्टमर लॉयल्टी को जो है इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपने 5 रिसर्च पेपर मुझे ऐसे ला के दे दिए जिसमें सोशल मीडिया का कस्टमर लॉयल्टी में इम्पैक्ट क्लियर है, तो हमें हमसे पूछा जाएगा कि ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर है तो आपने ये रिसर्च क्यों की। सो इसका मतलब है कि हमें ऐसे रिसर्च पेपर्स भी लेके आने चाहिए जहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया का कस्टमर लॉयल्टी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ रिसर्च कह रही हैं होता है, कुछ कहती हैं नहीं होता। सो दैट मीन्स कि हमारे पास एक जो है वो एक डिबेट है, एक गैप है कि ये पता तो करें, हम जाके पता करके आते हैं कि होता है कि नहीं होता। जिसका मतलब ये है कि हमारी रिसर्च 4 लोगों ने कहा होता है, 2 लोगों ने कहा नहीं होता। जब हमारी फाइंडिंग्स में पता चल गया है कि सोशल मीडिया का कस्टमर लॉयल्टी पे इम्पैक्ट आता है, तो हमारी रिसर्च पहली 4 रिसर्च को सपोर्ट कर रही होगी और 2 रिसर्च जहाँ पे ये कहा जाता था कि नहीं करती उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए अगर मैं यहाँ पर कोशिश करके एक कोई रिसर्च पेपर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देखूँ, वहाँ पर जाके मैं आपको देखता हूँ कि कोई पेपर हमें ऐसा मिलता है कि जहाँ पर ये रिलेशनशिप एक्सप्लोर हुआ है। ओह यस, रिसर्च गेट पर हमारे पास एक रिसर्च पेपर पड़ा हुआ है। ये एक रिसर्च पेपर है जहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कस्टमर लॉयल्टी टूवर्ड्स होटल्स इन जॉर्डन। ये देख लें, जैसे हमने अपने पेपर के अंदर लिमिटर्स लगाए थे उसी तरीके से ये होटल इंडस्ट्री और जॉर्डन स्पेसिफिक है, यूएई स्पेसिफिक है, मिडल ईस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है। अच्छा, मैंने इसलिए ये उठाया है कि मैं यहाँ पर आपको बता सकूँ कि हमने जब अपना पेपर लिख रहे होते हैं उसके अंदर हम लिटरेचर में से कंटेंट कैसे उठाएंगे। ठीक है, ये मैंने वहाँ से कॉपी करके ले आया। ठीक है, और रिसर्च जो थी वो कंडक्ट की थी इन 2 लोगों ने। ये 2 लोग जो थे इन्होंने ये रिसर्च की थी। आई एम सॉरी, मैं इसका रेफरेंस मुझे चाहिए था, वो मैं अभी गूगल स्कॉलर से इसका रेफरेंस मैं उठा लेता हूँ। और ये पेपर है और ये इसका जो है आपके सामने नाम भी आ गया। ये 2 लोग थे जिन्होंने ये जो है वो रिसर्च की है। मैं इस पे नहीं जाता कि ये दिया मोहम्मद हज़ारा ने इस पे क्या किया, मेरे ख्याल में सिर्फ ये 2 इसने ये रिसर्च की है। सो हाउ आई विल बी यूजिंग दिस पेपर। आइडियली तो आपको ये पूरा का पूरा पेपर जो है ये पढ़ना चाहिए, पूरे का पूरा पेपर आपको रीड करना चाहिए। यहाँ पर फुल टेक्स्ट फॉर्म में अवेलेबल है, रीड करें। अगर आप ये देखें, ये पूरा आपके सामने पेपर है, इसको पढ़ें, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ से मिल जाता है। हमने अगर इसको रिलेशनल लिटरेचर में ये इसको यूज़ करना है इस पेपर को, तो हम लिखेंगे यही सिर्फ एक ही बंदा एज्यूम कर लेते हैं, कंडक्टेड रिसर्च फॉर द एवेल्युएशन ऑफ। 4 चीज़ें हमने इसमें लिखनी है। वाई वॉज what was the topic, what was the aim of the research, how it was carried out, where it was conducted, what were main findings, any gap or feature। ये मेजर 4 चीज़ें हमें जो है ना वो चाहिए इसमें से। ठीक है, जो भी हम रिलेशनल लिटरेचर जाएंगे, हु कंडक्टेड रिसर्च वो हमें फ़ौरन उसकी जैसी हम साइटेशन देखते हैं वहाँ से हमें मिल जाता है। व्हाट वाज द एम ऑफ रिसर्च, ये एम पड़ा हुआ है ये। ठीक है, एम भी हमें मिल गया। ठीक है, हाउ इट वाज कैरिड आउट उस पर मैं आ जाता हूँ। वेयर इट वाज कंडक्टेड ये लिखा हुआ है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन आ गया। ठीक है, ये भी इसका एम है। ठीक है, ये आ गया, कैजुअल रिलेशनशिप, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सारा आपने लिखना है। हाउ इट वाज कैरिड आउट, वेयर इट वाज कंडक्टेड वो भी हो गया। व्हाट वर द मेन फाइंडिंग, ये सारा आपने लिखना है। कि जी जब आप लिख रहे होते हैं ना कि हाउ इट वाज कैरिड आउट, तो आपने बताना है कि आपने जो आप लिटरेचर कोट कर रहे हैं उसमें 200 लोगों से चीज़ें पूछी गई, 200 को कस्टमर्स थे और 32 मार्केटिंग मैनेजर्स थे, इनसे ये चीज़ें पूछी गई, ये आपने सारा बताना है।
ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ऐसी रिसर्च को यूज़ करें जिसमें 10 कस्टमर्स को और 2 मार्केटिंग मैनेजर्स को पूछ के क्वांटिटेटिव रिसर्च की गई, जिसका मतलब ये है कि हमने जो लिटरेचर यूज़ करना है वो लिटरेचर अथॉरिटेटिव लिटरेचर होना चाहिए। वो एक ऐसा लिटरेचर होना चाहिए जिसकी प्रीमाइस, जिसकी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जो एक रूबस्ट डाटा एनालिसिस टेक्निक के थ्रू हमारे पास आई हैं। अगर यहाँ पर 200 होटल कस्टमर्स की बजाय 20 होटल कस्टमर्स लिखा होता तो मैं इस रिसर्च को इतना अच्छा ना समझता। ठीक है, सो ये याद रखिएगा कि आपने ये कोड करना है, ये कोड करना है कि रिग्रेशन एनालिसिस किया, उसमें किया गया। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जब आप लिखेंगे ना रिग्रेशन एनालिसिस किया गया, कोरिलेशन किया गया, इस एक चीज़ को यूज़ करते हुए कल को जब आपसे पूछेंगे कि जी आपने अपनी रिसर्च में ये टेक्निक क्यों यूज़ की, तो आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं कि देखें जो सिमिलर रिसर्च की गई थी उसमें भी यही टेक्निक्स यूज़ की गई। मेजर फाइंडिंग्स वो आपके पास ये कवर हो गया, मेथडोलॉजी भी कवर हो गई, यहाँ पे आपको मिल गई। ठीक है, मेजर फाइंडिंग्स ये पड़ी हैं आपके पास। ठीक है, और आई डोंट नो ये इसमें कोई उन्होंने फ्यूचर रिसर्च एरियाज बताए हैं या नहीं बताए। जर्नल इज़ नॉट वेरी गुड जर्नल। ठीक है, इसका वॉल्यूम 14 है, कोई इतना शानदार जर्नल नहीं है, सो इसलिए इतना उन्होंने इसको फोकस नहीं किया। अदरवाइज तो उसको वो सख्ती से कह रहे होते क्या फ्यूचर रिसर्च एरियाज बताएं, बट जनरली फ्यूचर रिसर्च एरियाज दिए होते हैं। ठीक है, और अगर आपका फ्यूचर रिसर्च एरिया आपके साथ मैच करता है, ठीक है, आपके साथ मैच करता है, आपके रिसर्च के गैप के साथ मैच करता है, तो आप उसको ज़रूर उसमें दिया करें। अच्छा, जब आप ये फाइंडिंग्स लिख लें, जब ये 5 चीज़ें आपने लिख लें, तो इसमें अभी तक आपने कुछ नहीं किया, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपने अभी तक सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसको जिसको कहते हैं कि समटाइम हमें कमेंट्स टीचर से आ रहे होते हैं, प्रोफेसर्स की तरफ से स्टूडेंट्स को कमेंट्स आते हैं कि आपका लिटरेचर ना क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल का मतलब ये है कि अभी तक जो बातें आपने की हैं, आपने तो सिर्फ ये बता दिया है कि है क्या, हुआ क्या था। अब आपने उन फाइंडिंग्स को ना एवेल्युएट करें ताकि आपका लिटरेचर क्रिटिकल हो जाए। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि ये सैंपल साइज छोटा है तो आप इसको क्रिटिसाइज करें। ठीक है, आपको लगता है कि रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन की टेक्निक्स जो है वो सही नहीं है, ठीक है, आप उसको करें। ये सेल्फ डिज़ाइन क्वेश्चनर, अगर आपको लगता है कि ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, आप इसको करें कि जी सेल्फ डिज़ाइन जो है वो क्वेश्चनर के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दैट वुड गिव यू अ बेसिस टू कम अप विद मेथोडोलॉजिकल गैप कि जी सेल्फ डिज़ाइन क्वेश्चनर तो अच्छा क्वेश्चनर नहीं था, हम इसकी बजाय जो 4 वेरिएबल्स के अंदर यूज़ किए गए हैं उनकी हमारे पास रूबस्ट जो है वो क्वेश्चनर्स अवेलेबल है, हम वहाँ से रूबस्ट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, हम वहाँ से इसको जो है वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड थिंग जिसको हमने जो है वो पिक करना है। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आपने एक यहाँ पर मैं पॉइंट आपके साथ लिख देता हूँ जिसको हम कहते हैं सो व्हाट। मैं मार्केटिंग में एक हमारे पास टेक्निक यूज होती है जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। मैं इसको कहता होता हूँ सो व्हाट एनालिसिस, जिसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई स्ट्रेंथ वीकनेस आपने आइडेंटिफाई कर ली है कंपनी के अंदर, गुड बैड थिंग्स कंपनी के अंदर और कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब है कि अच्छी चीज़ है, अब करें क्या, कंपनी इसका करेगी क्या, बुरी चीज़ है अब कंपनी इसका करेगी क्या, अपॉर्चुनिटी है कंपनी इसका करेगी क्या, थ्रेट है कंपनी इसका करेगी क्या, या कंपनी के साथ इस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को लेकर होगा क्या। सो दैट इज सो व्हाट एनालिसिस। सो वो ही सो व्हाट एनालिसिस यहाँ पर हमने अप्लाई करना है कि ये लिटरेचर को तो हमने रिव्यू कर लिया, अब क्या करें, इस लिटरेचर ने हमें क्या गाइड किया, इस लिटरेचर में क्या गैप था, इस लिटरेचर में क्या वीकनेसेस थी जिसको हमने ब्रिज करना है। रिलेशनल लिटरेचर का आउटकम अगर आप ये एक टेबल की फॉर्म में बना सकें, एक टेबल बना लें, ठीक है, जिसके अंदर आप ऑथर नेम लिख लें, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लिख लें जिसमें कंट्री आ सकती है, ठीक है, मेथोडोलॉजी, सैंपल और लेट्स से
अगर हमने इसके अंदर कोई रिलेशनशिप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप प्रूव करवा लें यहाँ से। ठीक है कि अगर हमारा कोई यहाँ से रिलेशन प्रूव करवाने वाली रिसर्च है हमारी, रिलेशन प्रूफ करवाने वाली रिसर्च करने का मतलब ये है कि अगर हमने एक ऐसी रिसर्च हमने इनिशिएट की है जिसमें हम देख रहे हैं कि जी वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, या हमारी अपनी रिसर्च है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता। सो हम देख लेते हैं कि ऑलरेडी जो रिसर्च है उसमें क्या फाइंडिंग रही थी। इम्पैक्ट, ठीक है, लेट्स से पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, नो इम्पैक्ट, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव। सो ऐसा आप एक टेबल बना सकते हैं। सैंपल बता दें, उसने 100 का लिया था, 50 का लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस एक टेबल को देखकर आपका जो रीडर है उसको पता चल जाता है कि आपने क्या बातें की हैं, और आप वहाँ पर उसको जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड लास्ट चीज़ जो हमने लिटरेचर के अंदर हमें लिखनी होती है, ठीक है, वो हमारी होती है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमने 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमने उसको सिंथेसाइज करना होता है। ठीक है, हमारे पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी होता है, हमारे पास थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी होता है। थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। अगर हमारा रिसर्च किसी एक अंडरलाइन थ्योरी पे बेस करती है तो वी विल बी यूजिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और अगर कोई अंडरलाइन थ्योरी उस पर नहीं एग्जिस्ट करती, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, देन वी विल गो फॉर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। लेट्स गो विद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मैं इसको तो अभी कवर करता हूँ कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और थ्योरी का क्या इशू होता है। यहाँ पर हमने ब्रीफली अपना डीवी और आईवी बताएं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताएं, ठीक है, जो आपके रिलेशंस आपको पता चले थे, वो सपोर्ट और चैलेंज जो हो रहे हैं उसको आप बताएं कि जी ऊपर वाले रिलेशनशिप में, ऊपर वाले जो हमने अभी टेबल डेवलप किया उसमें पता चला है कई जगह पर रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, कई जगह पर रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करते। सो रिलेशनशिप चैलेंज हो रही हैं, सो वहाँ से आप बताएं कि जी गैप एग्जिस्ट करता है। फिर आप अपना एम बताएं क्या है, एंड हाउ यू विल बी गोइंग टू अचीव योर एम। और साथ आप यहाँ पर अपनी जो है वो अपनी जो आपकी रिसर्च की पिक्चर है वो आप उसको ड्रॉ कर दें। रिसर्च की पिक्चर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि आपका जो रिसर्च फ्रेमवर्क है आप उसको ड्रॉ कर दें। मेरे से अगर पूछा जाए कि अगर आपको रिसर्च फ्रेमवर्क ड्रॉ करना है तो आप कहाँ करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि मैं उसको बनाऊँगा गूगल डॉक्स के अंदर जाके। गूगल डॉक्स के अंदर जाके ड्रॉ करने के बेतहाशा एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा गूगल डॉक्स के अंदर ड्रॉ करने का एडवांटेज ये है कि ये आपके लिए बड़े आराम से अच्छी सी एक फ़ाइल जो है वो बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने गूगल डॉक अपना शेयर करता हूँ, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ गूगल डॉक्स, और यहाँ पर मैं गूगल ड्राइंग में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाके मुझे अपना जो है रिसर्च फ्रेमवर्क ड्रॉ करना है। एक यहाँ पर मैंने शेप ली, ऐसे ये शेप है, यहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर दिया, सोशल मीडिया था नहीं, कस्टमर्स लॉयल्टी, इसको मैंने सेंटिली लाइन कर दिया। मैं आपको भी बताता हूँ कि मैंने ये क्यों चूज़ किया, ये वाला, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब ये देखें, ये मुझे हेल्प कर रहा है ये देखने में कि मेरा इस वक्त कंटेंट जो वो अलाइन है कि नहीं। यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया कर दिया, और यहाँ से एक एरो पकड़ के मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज़ द ब्यूटी कि इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखें, यहाँ से आप इसको मूव करेंगे तो एरो से आप मूव कर रहा है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही कि जो चीज़ें जो हैं वो सीधी हैं कि नहीं। ये देख लें, अभी बिल्कुल सीधा है। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। अगर आप इसमें और भी चीज़ें अब और पिक्चर्स इसमें ऐड करते जाएँ वो आपको बताता जाएगा। ये पेज के दरमियान में है, ये इस वक्त इसके साथ अलाइन हो गया है, ये इस वक्त इसके साथ अलाइन हो गया है, ये इस वक्त तीनों के साथ अलाइंड है, ये इस वक्त इसके साथ अलाइंड है, ठीक है, यहाँ पर अलाइनमेंट आ रही है। सो ये इस वजह से मैं इसको करता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको नहीं मिलेगा। ये देखें, इस वक्त जो है इसके साथ अलाइंड है,
इस वक्त पेज के दरमियान में है, इस वक्त इसके साथ अलाइंड है। सो अगर मैं इनको, ये देखें, ये अभी बिल्कुल सीधे हैं, और ये इस वक्त इसके साथ अलाइनमेंट आ गई है। मैं एक ऑप्शन देखना चाह रहा हूँ जिसमें वो बताता है कि ये इस वक्त बिल्कुल इस वक्त दरमियान, ये देखें ये वाला ऑप्शन, इस वक्त जो मेरा सेंटर वाला बॉक्स है वो दोनों बॉक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे है ऑन ईच साइड, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको ये याद है। लेट्स गो बैक टू आवर समरी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ये जो पिक्चर आपने बनाई है उस पिक्चर को आपने इसके अंदर जो है वो ऐड करना है, ठीक है। और समरी के अंदर वंस अगेन आपने जो यहाँ पर आपने ऊपर लिखा था, अब हम ना इंट्रोडक्शन लिखने वाली स्टेज में आ गए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख रहे होंगे, चैप्टर 1 जब हमने ख़त्म किया था तो हमने उसमें कहा था कि इन द नेक्स्ट चैप्टर क्या लिखा जाएगा। चैप्टर 2 जब हम लिखेंगे तो हम बताएंगे कि पिछले चैप्टर में क्या बातें हुई। सो वी कैन स्टार्ट इन चैप्टर 1 इन एंड objectives of the research were presented. In this chapter, the main areas that will be covered chapter include the main literature include customers loyalty, social media, relational on impact of social media, अच्छा जी, ये हमारा हो गया, ये हमने कर दिया। और इसी को हमने जो है वो उठा कर समरी में डाल देना, और समरी में जब हम इसको लिख रहे होंगे तो हम इसको पास्ट टेंस की फॉर्म में हम जो है वो इसको लिख रहे होंगे। आई एम श्योर ये चीज़ आपको याद रहेगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि हमने थ्योरी को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। थ्योरी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो कस्टमर लॉयल्टी का फिनोमेना है इसकी कोई ना कोई अंडरलाइन थ्योरी होगी। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर है, और बेतहाशा मार्केटिंग की थ्योरीज हैं जिसको हम जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं, मेन थ्योरीज ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग के मेन हमारे पास थ्योरीज हैं उसमें स्वॉट एनालिसिस है, स्टेक होल्डर मैपिंग है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की हमारे पास थ्योरीज हैं जिसमें हमारे पास थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमीज की थ्योरीज हैं जो बताती है कि कस्टमर उन चीज़ों को बाय करना प्रेफर करता है जहाँ पर उसको चीज़ें जो है वो सस्ती मिलें। फिर मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है कि कस्टमर जो है वो चीज़ें परचेज करने की कोशिश करता है जिससे उसकी नीड पूरी हो रही हो। फिर हमारे पास रेसिप्रोसिटी थ्योरी है, हमारे पास कंसिस्टेंसी थ्योरी है, एलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल है। बेतहाशा थ्योरीज हैं, हमने ये चूज़ करनी है कि हमारी थ्योरी जो है वो किस चीज़ पर जो है वो कर रही है। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग की एक थ्योरी है जिसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस थ्योरी ये कहती है कि अगर आप कस्टमर को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे देंगे तो कस्टमर पागल हो जाएगा और कस्टमर को समझ ही नहीं आएगी कि उसने क्या चीज़ जो है वो खरीदनी है। मैं अब कभी मुझे ये दिल करे कि मैंने अपने लिए कोई शॉर्ट्स खरीदनी है
तो मैं किसी स्टोर में चले जाऊँ, वहाँ पे 40 तरह की शॉर्ट्स होती हैं, रंग फ़र्क होते हैं, डिज़ाइन फ़र्क हैं, कोई स्ट्रेचेबल है, कोई ओवर दी नीज़ है, कोई ऑन दी नीज़ है, कोई बिलो दी नीज़ है। ये समझ नहीं आती कौन सी लेनी है। इसका सोल्यूशन एप्पल वालों ने क्या निकाला, उन्होंने 2-3 मॉडल्स जो हैं वो रखे, उन्होंने ज़्यादा मॉडल्स ही नहीं रखे, ताकि एक कस्टमर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना, और कस्टमर जाता है उन 2-3 मॉडल्स में से जल्दी से वो चूज करके आ जाता है। ये मार्केटिंग की थेरी है जिसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस थेरी। सो आपने यहाँ पे एक थेरी चूज करनी है, और आपका जो फ्रेमवर्क है उस थेरी पर जो है वो बेस कर रहा होगा। मूविंग ऑन, जब आप ये सारा कुछ कर लें, आपने यहाँ पर एक जो है वो अपनी रिसर्च की समरी जो है वो प्रेजेंट कर देनी है। समरी जैसे हमने चैप्टर 1 के अंदर किया था कि इंट्रोडक्शन को हमने ला कर समरी में पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया, और पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको जो है वो कर दिया, हर एक एक एरिया जो ऊपर हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा थोड़ा उसमें हमने जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर दिया। होपफुली इन चीज़ों का आपको फ़ायदा हुआ होगा। इसको कंक्लूड करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने कोई मॉडल्स हम बनाते हैं तो हमें इसके अंदर किस तरह से पिक्चर्स जो है वो डालनी चाहिए। लेट मी क्विकली फाइंड समथिंग जिसको आप यूज़ कर सकें। मैं अपने फाइल में इसको देख रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, एंड आई फाउंड समथिंग। लेट्स से ये इस वक्त हमारे पास डाउनलोड हो गई है और इट्स ऑलमोस्ट देयर। सो ये है जी, इस तरह करके आपने एक मॉडल जो है ना वो डाल देना है, ठीक है। ये इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू समथिंग दैट वी हैव डिस्कस। हमने कहा सोशल मीडिया यूज़ और का कैसे इम्पैक्ट आता है कस्टमर रीपरचेज इंटेंशन पे। ये जो भी मैंने आपके सामने मॉडल रखा है, इस मॉडल में हमारे पास 3 जो है वो मेडिएटर्स हैं रिलेशनशिप। एक्चुअली मेडिएटर नहीं है ये अलग-अलग से जो है ना वो मॉडल हमने बनाए हुए हैं। मेडिएटर मैंने इसको इसलिए नहीं कहा कि इसके अंदर आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप्स तो नज़र आ रहे हैं वेरिएबल्स के जो अदरवाइज डायरेक्ट होना चाहिए। लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कस्टमर रीपरचेज इंटेंशन के साथ जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए वो नहीं हो रहा। ये आई एम श्योर आपको याद देंगे। अगर ये वाला मैं आपके सामने मॉडल हो और इस मॉडल पर हमने रिलेशनल लिटरेचर लिखना हो, तो ये एक रिलेशनल लिटरेचर की डायमेंशन ये है जिसमें से हाइपोथेसिस निकालेंगे, दूसरी ये है जिसके एंड पर हाइपोथेसिस निकलेगा, तीसरी ये है, चौथा ये। जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे उतने ज़्यादा आपको रिलेशनल लिटरेचर की हेडिंग्स ओपन करेंगी, और हर एक हेडिंग के एंड पर आपको रिलेशनल लिटरेचर का आउटकम इन द फॉर्म ऑफ अ हाइपोथेसिस जो है वो लेके आना पड़ेगा। होपफुली आपको चीज़ें कुछ ना कुछ समझ आ रही होंगी। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी के रेफरेंस से एक नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेवलप कर रहा हूँ, और वो भी मैं थोड़ी देर में डेवलप करके आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।